नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को दिया झटका, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की अहम जानकारी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को मिला झटका, एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव को दिया झटका, एमएलसी पद से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। लंबे समय से इस बात को लेकर अटकलें तेज चल रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही। समाजवादी पार्टी को लेकर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया था कि पीडीओ को लेकर, दलित पिछड़ा वर्ग को लेकर समाजवादी पार्टी में भेदभाव देखने को मिल रहा है और इससे आहत होकर वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी अब सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से किनारा कर लिया है, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की अहम जानकारी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा अखिलेश का साथ। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अटकलें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज सपा से उन्होंने किनारा कर लिया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच लगातार तकरार भी शुरू हो गई थी। कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने संकेत दे दिया था कि वह जल्द ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इसके पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में दो लेटर बम फोड़ दिए हैं। एक तो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ एमएलसी के पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। और कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपनी आरएसएसपी पार्टी का ऐलान करेंगे और साथ ही साथ पूरी कमान आरएसएसपी की वह खुद संभालेंगे। हालांकि दिलीप चौधरी अभी तक इस पार्टी के अध्यक्ष थे और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 22 फरवरी के बाद जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन सकते हैं। कांग्रेस से बातचीत चल रही स्वामी प्रसाद मौर्य की। हालांकि अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा के खिलाफ बन सकते हैं और दलितों और पिछड़ों की बात करके वह जो है एक आम स्थान पाना चाहते हैं। हालांकि कल ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो है जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ तीखी टिप्पणी की गई थी, तो उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने एमएलसी पद से ही इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो है अब समाजवादी पार्टी की जो लड़खड़ाहट है वो खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक के बाद लगातार उनके कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के या यूं कहे कि समाजवादी पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, वह एक एक कर पार्टी को अलविदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब जल्द ही अपनी पार्टी आरएसएसपी की औपचारिक घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकना भी अब बिल्कुल तय माना जाए। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख नजर आ रहा है, इससे साफ तौर पर यही जाहिर हो गया है कि आप 22 फरवरी के बाद अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करेंगे और उसका दायरा यूपी में बढ़ाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार एमपी और यूपी में भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ अगर बात करें तो जो यूपी की चुनावी हलचल है तो उसमें साफ दिख रहा है, तस्वीरें साफ हो गई कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का ऐलान कर जल्द ही जो है चौंकाने वाले फैसले लेंगे। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई समाजवादी पार्टी के जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा मामला, आज फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए हैं बैलेट पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए हैं बैलेट पेपर। कल सुनवाई में चुनाव अधिकारी से पूछा था बैलेट पेपर पर निशान क्यों लगाया गया। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दलील के दौरान ये पूछा था कि बैलेट पेपर पर निशान क्यों लगाए गए थे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत भी सामने आई, सख्त निर्देश सामने आए। साफ तौर पर बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था। आज एक बार फिर से सुनवाई के दौरान इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर मंगवाए हों और उस पर आगे बातचीत निकलकर सामने आ सकती है। तो लगातार जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर चुनाव मामले में घपले को लेकर मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारी पर तीखी टिप्पणी की थी। और उसके बाद रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी बरकरार, 3 दिन से टिके हुए हैं दिल्ली में। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी, कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी बरकरार, 3 दिन से राजधानी दिल्ली में टिके हुए हैं 12 विधायक। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी बरकरार, मांगे ना मानी जाने पर विधानसभा सत्र में खड़ी कर सकते हैं मुश्किल। सोनिया गांधी खड़गे से करना चाहते हैं मुलाकात। सोनिया गांधी खड़गे से करना चाहते हैं मुलाकात। सोमवार दोपहर 12 बजे तक मुलाकात करने का वक्त नहीं मिला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना से अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी ने मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव का आशीर्वाद लेकर जन विश्वास यात्रा शुरू की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता हमारी मालिक है, उनके बीच हम जा रहे हैं। आज से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है। 17 महीने में जो काम किया गया उसे जनता के सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार का न कोई विजन, न गठबंधन बदलने का कोई कारण था। नीतीश कुमार जनमत को महत्व नहीं देते, जनता उन्हें इसका जवाब देगी। उनके बीच हम लोग जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे पिता, हमारे पार्टी को लगातार समर्थन, प्यार, आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो अब रखेंगे, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे। और आगे सब कुछ जो होगा, बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिल करके जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है, जनमत को, जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मची रार को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ रहे। हम भी यही चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन मजबूत हो। थोड़ा समय लग रहा है। अखिलेश यादव का बयान बहुत सकारात्मक था। उन्होंने आगे कहा कि सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग में लेन देन का सवाल है। जो कुछ वो चाहते हैं, कुछ हम चाहते हैं। परसों दिन आदेश मिले थे सुल्तानपुर के जिला न्यायालय से कि वो जो मानहानि का केस 2018 में
उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, उस पर सुनवाई के लिए आज उनका कोर्ट में होना ज़रूरी है। तो आज सुबह हमने रोक लगा दी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और 2 बजे को फुर्सतगंज से फिर से अमेठी से शुरू करेंगे। रायबरेली में एक पब्लिक रैली होगी और रायबरेली के बाद हम लखनऊ की ओर पहुंचेंगे। आज रात को हम लखनऊ में रुकेंगे और कल सुबह कानपुर का कार्यक्रम होगा, और कल दोपहर से ब्रेक लेंगे, विश्राम का दोपहर होगा। और 22 कल तो 21 है, 22 और 23 दोनों दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का दिन है। 24 और 25 हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वापस लौट आएंगे, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़ और आगरा। वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है, एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है। पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। मैंने तो ये समिट जो होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, यूपी में, मैंने इसका खूब विश्लेषण किया है। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुश्किल से 12% जो इन्वेस्टर समिट में उस पर हस्ताक्षर हुआ करते थे वो हकीकत में बदलते थे, वो प्रोजेक्ट में बदलते थे। तो ये घोषणा के लिए है, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए है, हेडलाइन के लिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये इसमें जमीन पर इसका कोई असर नहीं। ठीक है, नहीं चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आप कुछ भी देखिए, पहले दिन से प्रधानमंत्री ने धमकी की राजनीति अपनाई है, प्रतिशोध की राजनीति अपनाई है, उत्पीड़न की राजनीति अपनाई है। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चुप नहीं करा सकते प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन। दिल्ली के नजफगढ़ में खेती की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने मामले में तुरंत नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पाई है। वहीं जब इसको लेकर मीडिया में एसडीएम साहिबा से सवाल पूछे गए तो वो कैमरे पर कुछ बोलने से इनकार कर गई। ये ढासा में हो रही लीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में है, जिसके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 81 और LR 48 इशू हो रखा है। जब ये चीज़ें इशू होती है उसके साथ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या आप कहें कंडीशनल ऑर्डर भी पास होता है, जिसमें ये किया जाता है कि लैंड को वापस रिस्टोर किया जाएगा। सब बातों के बावजूद वहाँ पर आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आते हैं वो पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी ना तो हमें RTI से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना ही हमें बताया जा रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। डेट्स अपने आप वो चेंज कर देते हैं, SDM की कनाइवेंस है, और जब चाहती हैं तब वो कोई और डेट दे देती हैं। इनका नाम है ममता यादव, ये SDM है यहाँ की नजफगढ़ की। सारा बाहर रखो, ये तो एक जना कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नजफगढ़ में अवैध निर्माण के मामले में अधिकारी बचती हुई नजर आई हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? प्रियंका, देखिए, जिस तरह से ये नजफगढ़ नई दिल्ली में आता है और यहाँ पर एक ढासा गाँव है जहाँ करीब 6 बीघा जमीन किसी किसान ने बेची थी,
किसान के नाम पर, लेकिन वहां पर एक पैनल, सोलर पैनल लगाया जा रहा है जो कि ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। विरोध के बाद बता दें कि लगातार एसडीएम के नोटिस भी गया हुआ था जिसका कंप्लेंट थी, लेकिन नोटिस के बाद 3 महीने बाद फिर वहाँ कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन ग्रामीण लोग और वकील लोग एक नोटिस डाला और आरटीआई डाली, लेकिन जो एसडीएम साहब हैं ममता यादव, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश उन्होंने बात करने से मना किया। जब मीडिया से संबोधित बात करने की बात की तो मीडिया साफ इनकार किया कि मैं इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दूंगी और न ही मुझे कोई बात करना। यानी कहीं ना कहीं जो मामला है अतिक्रमण को लेकर के गांव वालों में गुस्सा है और घेराव करने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से मीडिया से उन्होंने कल बातचीत की उससे यही लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना मामला सामने है। लेकिन एसडीएम साहिबा क्यों ग्रामीणों के लिए बनाई गई थी, आम पब्लिक से बात नहीं कर सकती, जब मीडिया से इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आम पब्लिक का क्या होगा। तो उन्होंने वकीलों ने और ग्रामीण ने कहा कि अब हम डीएम के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि ऐसे पैनल सोलर जो खुले में लगा जा रहे हैं जहाँ करंट इस्तेमाल किया जाएगा उसको ऊर्जा की जाएगी तो कहीं नुकसानदायक चीज रहेगा। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अवैध निर्माण की जानकारी निकल के सामने आ रही है, एसडीएम साहिबा ने बातचीत करने से मना कर दिया। अब इस पूरे मामले में क्या कहना है ग्रामीणों का, आगे कहां पहुंचेंगे कार्रवाई के लिए या फिर मांग गुहार? उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का मांग है और वकीलों का मांग है, उन्होंने आरटीआई डाली है। आखिरकार इस तरह से अवैध निर्माण चल रहा है, अगर एसडीएम साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमको डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब के बात नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे केस डालेंगे। क्योंकि जिस तरह कहीं ना कहीं वहाँ के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण है, जो पक्षियां हैं। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अलीगढ़ के अतरौली थाना इलाके के छर्रा रोड महरोनी के पास में एक कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के टंडसा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चल गई है, जहां एक युवक के दाएं कंधे पर गोली लगी है, जिसे लेकर परिजन सीएससी पहुंचे हैं, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं सूचना पर एसपी सोमेन वर्मा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की शुरुआत की है। इसके पीछे की वजह पुराना विवाद बताया जा रही है। मथुरा के शेरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की एक बुलेट बाइक तमंचा बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमा हरियाणा और यूपी में दर्ज है। शेरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो विगत में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में संलिप्त थे, वो फिर किसी वारदात की फिराक में कोसी की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना शेरगढ़ की पुलिस के द्वारा शेरगढ़ कोसी रोड पर चेकिंग आरंभ करेगी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक के पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम राकेश निषाद बताया, जो कि पलवल का रहने वाला है। इसके पास से एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो कि विगत में थाना शेरगढ़ से ही चोरी हुई थी। तथा जब इसकी तलाशी ली गई तो एक कट्टा भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद हुई हैं। बलिया की यूरेनी मोड़ पर देर रात ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं एक शख्स घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। सिद्धार्थनगर जिले में मोहाना थाना क्षेत्र के एक मुंह बोले मामा ने 9 साल की भांजी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। जानकारी के मुताबिक मासूम के परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी पीड़िता उनकी छोटी बहन के साथ पास में स्थित ननिहाल के यहाँ रवाना हो गई। रास्ते में ही एक अधेड़ ने 9 साल की बड़ी बहन को पकड़कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है और फिर किसी को बताने से जान के मारने की धमकी दी। घर पहुंचते ही पीड़िता बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
रायबरेली में पहाड़ीपुर मजरे बहाई इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में लाठियां और धारदार हथियार जमकर चले। मारपीट में करीब आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें सीएससी पहुंचाया गया है। वहीं गंभीर मामले को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की शुरुआत की है। वहीं जानकारी ये भी है कि ये पुराना जमीनी विवाद का मामला बताया जा रहा है। तो रायबरेली से ये मामला सामने आया है, जहां पे पुराने जमीनी विवाद के चलते जमकर लाठी डंडे और हथियार चले हैं। इस हथियार और लाठी डंडे की झड़प में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी है। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सुल्तानपुर से अगली खबर सामने आ रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष। कोर्ट में राहुल गांधी ने खुद को बताया निर्दोष। 25-25 हजार के दो मुचलकों का कोर्ट ने दिया आदेश। 25-25 हजार के दो मुचलकों को कोर्ट ने दिया आदेश। सुल्तानपुर से जानकारी। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को मिली है राहत। 25-25 हजार के दो मुचलकों पर कोर्ट ने किया बरी। कोर्ट में आज उन्होंने सरेंडर किया। राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे क्या फर्दर कुछ प्रोसीडिंग? आगे फर्दर वो डेट अभी नहीं लगी है, डेट लगेगी। कुछ राहुल गांधी ने बोला कोर्ट में? जब राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोज किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 आईपीसी बिलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। राहुल ने कुछ बोला कोर्ट में? नहीं, कोर्ट पे क्या, उन्होंने कोर्ट का रेस्पेक्ट किया। कोर्ट का रेस्पेक्ट करने हैं और उन्होंने अपना पर्सनल बांड दाखिल किया, अपनी सेफ्टीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बांड और 2 लोकल सेफ्टीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट अभी नहीं आई है। आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।